नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एग्रोनॉमी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बीज। इंग्लिश में बोलते हैं सीड। इसमें से निश्चित तौर पर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपन बीज के बारे में समझते हैं। तो जो बीज होता है वो क्या होता है? एक निषेचित अंडा होता है बीज। याद रखने वाली बात क्या है कि जो बीज क्या होता है वो होता है निषेचित अंडा। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है। अब देखते हैं अपन इसमें पौधे का कोई भाग जो स्वयं के जैसा पौधा बना सकता है बीज कहलाता है। अपन देखते हैं बीज क्या होता है। बीज वह होता है जो स्वयं के जैसा पौधा बना सकता है। जैसे कोई पौधा है उसके जैसा पौधा बना सकता है, उसे अपन बीज कहते हैं। आया होगा समझ के बीज किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दाना, फल, पत्ती का वह भाग जो स्वयं के समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म देता है वो बीज है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। दाना है, फल है, पत्ती, उसका वह भाग जो स्वयं के समान रूप के मतलब उसी के जैसे दिखने वाले स्वस्थ पौधे को जन्म देता है वो बीज है। मतलब बीज से स्वस्थ पौधे का जन्म होता है। कहने की बात ये है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है अपना तकनीकी दृष्टि से बीज निषेचित अंडा है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि बीज जो होता है वो निषेचित अंडा होता है जिसमें भ्रूण, भ्रूणपोष तथा बीज आवरण होता है, बीज कहलाता है। जो बीज होता है उसमें क्या क्या होता है भैया? भ्रूण, भ्रूणपोष तथा बीज आवरण। याद रखना, भ्रूण, भ्रूणपोष और बीज आवरण होता है, वह बीज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को केवल 12% ही उत्तम बीज प्राप्त होता है। अगर अपन से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसानों को कितना प्रतिशत उत्तम बीज प्राप्त होता है, तो वो केवल 12% ही उत्तम बीज किसानों को प्राप्त होता है। अब ये उत्तम बीज मतलब अच्छा बीज, तो इसके गुण क्या क्या होते हैं अपन ये देखेंगे। अब उत्तम बीज के गुण अपन देखेंगे। अब उत्तम बीज के गुण सबसे पहले देखते हैं इसमें आनुवंशिक शुद्धता। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी। तो उत्तम बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो होती है 99.9%। 99.9% शुद्ध होता है, ये आनुवंशिक शुद्ध होता है उत्तम बीज। और इससे अपन कैसे मापते हैं उत्तम बीज को, आनुवंशिक शुद्धता को? तो इसका एक टेस्ट होता है, उसको अपन ग्रो आउट टेस्ट कहते हैं। आनुवंशिक शुद्धता मापने का एक टेस्ट किया जाता है जिसे अपन ग्रो आउट टेस्ट कहते हैं। याद रखना, ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है भौतिक शुद्धता। तो जो उत्तम बीज है उसकी भौतिक शुद्धता 98% होती है। कितनी होती है? 98%। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। बीज ओजपूर्ण होना चाहिए। ओजपूर्ण मतलब बीज की ज़्यादा उम्र ना हो। ठीक है, सीड विग्योर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन अब इसमें फोर्थ। तो फोर्थ पॉइंट अपना आता है नमी की मात्रा, कि बीजों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए उत्तम बीजों में। तो जो धान्य फसलों के लिए बीज का प्रयोग करते हैं वो होता है अपना 10 से 12%। ठीक है, भंडारण करते समय। और दलहनी फसलों की बात करते हैं तो 8 से 10%। तिलहनी फसलों की बात करते हैं 6 से 8%। मसाला वाली फसलों की बात करते हैं तो 6 से 8%। याद रखना, धान्य फसलों के लिए 10 से 12 और दलहनी फसलों के लिए 8 से 10, तिलहनी के लिए 6 से 8 और मसाला वाली के लिए 6 से 8। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें अब उत्तम बीज के गुणों में। उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। मतलब जितनी अच्छी अंकुरण क्षमता होगी उतना ही अच्छा बीज होगा अपना। समझ रहे हो? अंकुरण क्षमता उच्च होनी चाहिए बीज की। तो अपन पहले अब कुछ फसल हैं उनके बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता देखते हैं कि कितने % तक वो अंकुरित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इसमें आता है गेहूं, चना और जौ। गेहूं, चना और जौ जिसकी सबसे अधिक अंकुरण क्षमता होती है 85%। मतलब 85% तक इनका बीज अंकुरित हो जाता है।
75% बीज 85% बीज अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरण क्षमता। ठीक है, कौन कौन से हैं? गेहूं, चना और जौ 85%। अब सेकंड अपन इसमें देखते हैं धान और ज्वार, जिसकी अंकुरण क्षमता कितनी होती है? 80% धान और ज्वार की। ठीक है, थर्ड देखते हैं अपन रिजका, तिल, बरसीम। रिजका, तिल और बरसीम, इनकी भी अंकुरण क्षमता 80% होती है। याद रखना आप, रिजका, तिल, बरसीम 80% अंकुरण क्षमता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना बाजरा, मूंग, मोठ। बाजरा, मूंग और मोठ, इनकी अंकुरण क्षमता होती है आपकी 75%। और इसमें दो और हैं, उड़द, अरहर, इनकी भी 75% होती है। तो बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, इनकी अंकुरण क्षमता होती है 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन हम। मूंगफली, सोयाबीन, ग्वार, कुसुम, सूरजमुखी, कौन कौन सी फसलें हैं अपनी? मूंगफली है, सोयाबीन है, ग्वार है, कुसुम है, सूरजमुखी है। इनकी अंकुरण क्षमता कितनी होती है? 70%। ठीक है, और सबसे न्यूनतम किसकी होती है? वो होती है अपनी कपास की। सबसे कम होती है, 65% इसकी अंकुरण क्षमता होती है। किसकी? कपास की। याद रखना, कपास की। चलिए अपन अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। 6 पॉइंट आता है अपना कि जो बीज है वो रोग मुक्त होना चाहिए, बीज में कोई रोग नहीं होना चाहिए। अगर बीज रोग मुक्त होगा तो वह उत्तम बीज की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अच्छा उगेगा, फसल अच्छी होगी अगर बीज रोग मुक्त होगा तो। समझ में आया? अब अपन देखते हैं, बीज जो है वो जनन क्षम होना चाहिए, मतलब जीवन क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए बीज की। ठीक है, 8th पॉइंट देखते हैं इसमें अपन। वास्तविक मान, रियल वैल्यू, जिसको अपन आरबी बोलते हैं, वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। जो आरबी है, वास्तविक मान है इनका, वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। और जो आरबी अपन निकालते हैं, रियल वैल्यू, वो एक फॉर्मूले से निकाली जाती है। उसका फॉर्मूला है अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत अपॉन 100। ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन 9th। बीज की परिपक्वता, बीज की परिपक्वता सही होनी चाहिए। ठीक है, ये उत्तम बीज की गुण श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, तो बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। उसका परीक्षण कैसे करेंगे अपन? अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षण वाला टॉपिक। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। तो अपन बीजों का जो जीवन क्षमता है उनका परीक्षण करेंगे। ठीक है, कि उनका परीक्षण कौन कौन सी विधियों द्वारा अपन कर सकते हैं। चलिए तो अपन देखते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट अपना आता है, तो इसमें अपना फर्स्ट अपना आता है, देखिए, टेट्राजोलियम परीक्षण। टेट्राजोलियम टेस्ट, या इसको टीजेड टेस्ट भी अपन कहते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं क्या होता है। टेट्राजोलियम क्लोराइड, टेट्राजोलियम क्लोराइड जो होता है वो पीले रंग का होता है, याद रखना, ये पूछ सकता है आपसे। यह ब्रोमाइड नामक रसायन के 1% घोल में बीजों को डुबोते हैं, जिससे जीवित बीजों का रंग लाल हो जाता है। तो देखिए अपन उनका परीक्षण कैसे कर सकते हैं कि जो टेट्राजोलियम क्लोराइड है या ब्रोमाइड नामक रसायन लेते हैं, कितना? 1% घोल लेते हैं, और उसमें अपन बीजों को डुबो देते हैं। डुबोने के बाद जो जीवित बीज होते हैं ना, उनका रंग तो लाल हो जाता है। तो अपन को पता, उससे अपन उनकी जीवन क्षमता का परीक्षण कर सकते हैं। अपन इसमें देखते हैं कि इस परीक्षण को अपन जैविक टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। और इस विधि द्वारा तीव्र गति से बीजों का जीवन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तीव्र गति से तो ऐसा है ना कि अपन घोल लेंगे, घोल में अपन बीजों को डुबोएंगे, डुबोते ही जो बीज हैं, जीवित बीज हैं, उनका रंग तो लाल हो जाएगा। तो अपन को पता चल जाएगा कि जिनका बीजों का रंग लाल हुआ है उनकी जीवन क्षमता अच्छी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब ये अपना हो गया टेट्राजोलियम परीक्षण। सेकंड अपना आता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4।
तो देखिए यह बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की गुणवत्ता युक्त विधि है। ठीक है, गुणवत्ता युक्त विधि है। इस विधि में बीजों को के घोल में डाला जाता है, जिससे घोल शोषित करने के बाद मृत बीजों का रंग बदल जाता है। मतलब क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में अपन इसको डालते हैं बीजों को, उसमें लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में अपन बीजों को डालते हैं, जिससे घोल शोषित करने के बाद जो है वो मृत बीजों का रंग बदल जाता है। देखिए टेट्राजोलियम में क्या हो रहा था कि जो जीवित बीज हैं उनका रंग लाल हो रहा था, और पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है कि जो मृत बीज होते हैं उनका रंग बदल जाता है। समझ में आया? टेट्राजोलियम में क्या था, उल्टा था, जो जीवित थे उनका रंग बदल रहा था, और जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें मृत बीजों का रंग बदल जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड विधि देखते हैं अपन, ग्रोडेक्स परीक्षण, ग्रोडेक्स टेस्ट। ग्रोडेक्स एक बीज अंकुरण सूचक है। यह ट्राइफिनॉइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड के चूर्ण के रूप में व्यापारिक नाम है इसका। क्या नाम है इसका व्यापारिक नाम? टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। वो अपन ने ऊपर देख चुके हैं अपन के टेट्राजोलियम क्लोराइड या टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। ठीक है, ई की चीज है। चलिए फोर्थ देखते हैं अपन अब। फोर्थ आती है अपनी इंडिगो कार्माइन विधि। इस विधि में इंडिगो कार्माइन नामक डाई के गोलों में बीज को डुबोते हैं। ठीक है, इंडिगो कार्माइन विधि। और एक होती है भ्रूण संवर्धन विधि। इसमें डिटेल ज़्यादा जाना नहीं है, क्योंकि अपन को कंपटीशन के लिए पढ़ना है, तो उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे बीजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड। इनमें से तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन बीजों के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो बीज 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बीज? 5 प्रकार के। पहला देखते हैं अपन मूल केंद्रक बीज या नाभिकीय बीज, जिसको अपन न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं। यह किसी विकसित होने वाली नई किस्म का शुरुआती बीज है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। मतलब क्या होता है कि कोई जो नई किस्म होती है ना, उससे विकसित होता है, एक शुरुआती बीज होता है, फर्स्ट बीज जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये सबसे कम मात्रा में रहता है अपना। और इस वर्ग की बीजों की सर्वाधिक आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। 100% तो होगी ही ना, क्योंकि वो जो नई किस्म विकसित हो रही है उसका शुरुआती बीज है, ये किसी से बना थोड़ी ना है इसको, ये तो जेनेटिकली है। तो आनुवंशिक शुद्धता कितनी होगी इसकी? 100% होगी। इसे स्वयं प्रजनक द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसे किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? याद रखना, प्रजनक द्वारा ही इसे उत्पादित किया जाता है। तो और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन अब इसमें, मूल केंद्रक बीज के थैलों पर किसी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है। कंफ्यूज मत होना आप, जो न्यूक्लियस सीड है उसके बीजों के थैलों पर कोई भी रंग का टैग नहीं होता है। ठीक है, मूल केंद्रक बीजों के थैले पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अपन। सेकंड अपना आता है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड जिसको अपन कहते हैं। यह बीज मूल केंद्रक बीज का संतति है। संतति का मतलब बेटा मान लो आप। जो मूल केंद्रक बीज है उसका बेटा कौन है? प्रजनक बीज। ये आप समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। इस आधार बीज तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। जो प्रजनक बीज होता है वो किस काम में आता है? आधार बीज तैयार करने के लिए। वो अपन नीचे आएगा, मैं आपको नीचे बताऊंगा। इसमें आनुवंशिक शुद्धता लगभग 100% होती है। उसमें भी 100, इसमें भी 100 लगभग है इसमें। ठीक है, और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसकी थैलियों पर सुनहरे पीले गोल्डन येलो रंग का टैग लगा होता है। किसके बीजों पर? प्रजनक बीजों पर, ब्रीडर सीड पर सुनहरे पीले गोल्डन येलो रंग का टैग लगा होता है। याद रखना ये आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। हम थर्ड आता है अपना आधार बीज, फाउंडेशन सीड जिसको अपन कहते हैं आधार बीज। प्रजनन बीजों से बीज तैयार किया जाता है, इसे आधार बीज कहते हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर, प्रजनक बीजों से तैयार करते हैं आधार बीज। तो देखिए पहला आप था अपना मूल केंद्रक बीज, उसका बेटा कौन था? कौन था? प्रजनक बीज। अब प्रजनक बीज का बेटा कौन हुआ? आधार बीज। ठीक है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है कि प्रजनन बीजों से ही बीज तैयार किया जाता है। कौन सा? आधार बीज। ठीक है, याद रखना आप।
यह बीज राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी, पंजीकृत निजी संस्थाओं या बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, एक तो राष्ट्रीय बीज निगम है एनएससी, और जो पंजीकृत निजी संस्थाएं उनके द्वारा, या बीज प्रमाणीकरण जो संस्था होती हैं उनके द्वारा फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता देखते हैं अपन। इसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है 99.5 से 99.9%, 99.5 से 99.9% इसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है। और अब इसकी आधार बीज की भौतिक शुद्धता देखते हैं तो इसकी भौतिक शुद्धता होती है आपकी 98%। देखिए आनुवंशिक शुद्धता कितनी थी, 99.5 से 99.9, और भौतिक शुद्धता कितनी आई इसकी, 98%। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आधार बीज की थैलियों पर कौन सा रंग का टैग लगा होता है, तो ये अपना सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। इसे आप रट लीजिए, ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि आधार बीज की थैलियों पर कौन सा रंग लगा, कौन से रंग का टैग लगा होता है, तो वो अपना होता है सफ़ेद रंग का टैग। ठीक है, यह प्रमाणित बीज का स्रोत है। और आधार बीज को मातृ बीज, मदर सीड भी इसको कहते हैं, ये भी देखने को मिलता है आपको कि आधार बीज को मदर सीड भी कहते हैं। ये अपन ने आधार बीज के बारे में पढ़ा। फोर्थ आता है अपना पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड, जिसको अपन कहते हैं। यह बीज आधार बीज तथा स्वयं पंजीकृत भी इसे तैयार किया जाता है। मतलब देखिए आधार बीज से भी ये तैयार हो जाता है और खुद के द्वारा स्वयं से भी ये पंजीकृत बीज तैयार किया जा सकता है। दो तरह से ये तैयार होता है, दो तरह से, आधार बीज से और स्वयं से। इस बीज में संतोषजनक आनुवंशिक पहचान एवं शुद्धता पाई जाती है। इस बीज में आनुवंशिक पहचान एवं शुद्धता पाई जाती है। भारत में सामान्यतः पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं किया जाता। देखिए भारत में पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं किया जाता। अगर अपन से पूछा जाता है कि कौन से बीज का जो उत्पादन है वो भारत में नहीं किया जाता, तो वो अपना है पंजीकृत बीज। आपको आंसर करना है रजिस्टर्ड सीड। तथा आधार बीज से सीधा ही प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। अपन क्या करते हैं कि आधार बीज से ही सीधे प्रमाणित बीज तैयार कर लेते हैं। पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज की थैलियों पर कौन सा रंग होता है, तो वो अपना होता है बैगनी, पर्पल, और एक और है नारंगी रंग। ठीक है, बैगनी या नारंगी रंग का टैग लगा होता है। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारत में पंजीकृत बीज उत्पादन नहीं किया जाता, मैंने आपको बताया है। आधार बीज से सीधा ही अपन प्रमाणित बीज जो फिफ्थ है प्रमाणित बीज, उसको अपन सीधा कैसे तैयार करते हैं, आधार बीज से, ना कि पंजीकृत बीज से। समझ में आया। पंजीकृत बीज की थैलियों पर कौन कौन सा रंग बताया मैंने आपको, एक तो बैगनी, पर्पल और नारंगी ऑरेंज रंग का टैग लगा होता है। आप याद रखना, टैग जरूर याद कर लेना आप हर बीज पे कौन सा लगा होता है। चलिए अब देखते हैं अपन लास्ट 5th नंबर का, प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। यह बीज सामान्यतः आधार बीज से तैयार किया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आधार बीज होता है उससे ही अपन प्रमाणित बीज तैयार करते हैं। यह बीज किसानों को व्यापारिक फसल उत्पादन हेतु सर्वाधिक वितरित किया जाता है। अब देखिए अपन को याद रखने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा बीज है जो किसानों को व्यापारिक फसल उत्पादन हेतु वितरित सर्वाधिक किया जाता है, तो वो अपना होता है प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। इसका उत्पादन स्वयं प्रमाणीकरण संस्था या उसकी देखरेख में किया जाता है। प्रमाणीकरण संस्था मैंने आपको बताई थी, फिर भी और देख लीजिए, जैसे सरकारी बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्था, या स्वयं किसानों द्वारा प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों का पर जो होता है वो नीले रंग का टैग लगा होता है। देखिए याद रखने वाली बात है, नीले रंग का टैग लगा होता है कौन से बीजों की थैलियों पर, प्रमाणित बीज के थैलियों पर नीले रंग का टैग लगा होता है। इसमें आनुवंशिक शुद्धता 99.1 से 99.5%, तो आनुवंशिक शुद्धता है 99.1 से 99.5%, तथा भौतिक शुद्धता कितनी पाई जाती है, 98%। प्रमाणित बीजों में आनुवंशिक शुद्धता होती है 99.1 से 99.5%, तथा भौतिक शुद्धता पाई जाती है 98%। चलिए अब अपन देखते हैं बीज सूचकांक, सीड इंडेक्स क्या होता है। सीड इंडेक्स के बारे में समझते हैं अपन। अब
तो देखिए 100 बीजों के भार को बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स कहते हैं। 100 बीजों का जो भार होता है, जितने ग्राम के होंगे 100 बीज, उसे अपन क्या बोलेंगे, बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स। जिन फसलों के बीजों का आकार मोटा होता है उन्हें परीक्षण भार टेस्ट वेट की जगह सीड इंडेक्स काम में लेते हैं। जैसे चना का सीड इंडेक्स 16 से 27 ग्राम होता है। देखिए क्या होता है कि जिन फसलों का बीज जो है वो मोटा होता है तो उनके लिए अपन क्या बीज सूचकांक का प्रयोग करते हैं, सीड इंडेक्स का उपयोग करते हैं। तो जैसे चना है, चने का सीड इंडेक्स कितना होगा, 16 से 27 ग्राम, मतलब चने के 100 ग्राम बीजों का भार कितना होगा, 16 से 27 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें परीक्षण भार क्या होता है। परीक्षण भार तो आपको पता होगा कि ये तो पूछा भी जाता है एग्जाम में, 2-3 बार पूछा गया है। टेक्स्ट वेट क्या होता है। 1000 बीजों के भार को परीक्षण भार कहते हैं। कितने, 1000 बीजों के भार को, याद रखना वो था 100 ग्राम, 100 बीजों के भार को, ये था 1000 बीजों के भार को। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, धान के बीजों का परीक्षण वजन कितना होता है, 25 ग्राम, और गेहूं के का होता है 40 ग्राम। मतलब गेहूं के बीजों का 1000 बीजों का भार कितना होगा, 40 ग्राम, और धान के 1000 बीजों का भार कितना होगा, 25 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम सुषुप्त अवस्था, बीज सुषुप्त अवस्था या डोरमेंसी पीरियड क्या होता है। जीवित बीजों को अंकुरण के लिए आवश्यक सभी दशाएं उपलब्ध होने पर भी अंकुरण नहीं होना बीज की सुषुप्त अवस्था कहलाता है। देखिए क्या होता है कि जो जीवित बीज होते हैं उनको अंकुरण के लिए सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, सारी आवश्यक दशाएं उपलब्ध होती हैं, हवा, पानी, वायु, नमी, आर्द्रता सब उपलब्ध होती हैं, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पाते। इसी को अपन बीजों की सुषुप्त अवस्था कहते हैं। समझ में आया होगा आपको डोरमेंसी क्या होता है। अब अपन देखेंगे बीज सुषुप्त अवस्था के प्रकार। तो इसमें पहला आता है अपना प्राथमिक, नेचुरल या इननेट। बीज के स्वयं गुणों के कारण। अब बीज के स्वयं गुण कौन कौन से होते हैं, देखिए कठोर बीज आवरण, अपरिपक्व भ्रूण, स्वयं के गुण ही तो है ये। मान लो कठोर बीज आवरण हो गया उसका तो वो नहीं अंकुरित हो पाया, अपरिपक्व भ्रूण है, परिपक्व भ्रूण नहीं है तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो ये अपना आता है प्राथमिक अवस्था में, प्राथमिक में। ठीक है, सेकंड देखते हैं द्वितीयक, प्रेरित या इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें अपना क्या है, वातावरण के कारण उत्पन्न, जैसे ताप, वर्षा, नमी, आर्द्रता। अब वातावरण के किन्हीं कारणों की वजह से वो अंकुरित नहीं हो पाता है, जैसे ताप नहीं मिल पाया, वर्षा है, पानी है, नमी है, आर्द्रता है, ये सब चीज़ों के कारण अंकुरित नहीं हो पाता। तो ये अपना काय में आता है, ये अपना आता है द्वितीयक में। और लास्ट अपना होता है बलकृत, इनफोर्स्ड। बीजों को अधिक गहराई में होने पर अंकुरण नहीं होना। क्या होता है कि बीजों की जो बुवाई होती है वो अधिक गहराई पर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं कभी कभी। तो ये अपना आता है बलकृत में। अब अपन इनको तोड़ने के उपाय देखेंगे कि जो सुषुप्त अवस्था होती है उनको तोड़ने के उपाय। तो देखिए पहला अपना सुषुप्त अवस्था तोड़ने के उपाय, पहला अपना आता है यांत्रिक। तो अपन पहले यांत्रिक तरीके से देखेंगे। तो इसमें ए आता है खुरचना, स्कैरिफिकेशन। बीज के कठोर बीज आवरण को रगड़कर तोड़ते हैं जिससे बीज जल पारगम हो जाता है। देखिए क्या होता है, बीज जो होता है वो जिस कठोर आवरण होता है उसको अपन अच्छी तरीके से रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है बीज जल पारगम हो जाता है अपना। याद रखना, इसको अपन खुरचना या स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। सेकंड अपना आता है बी, इसमें ही चिलिंग तापमान से उपचारित करना, स्ट्रेटिफिकेशन अपन जिसको बोलते हैं। तो इसमें अपन उसका निम्न ताप पर उपचार करते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने घंटे के लिए, 36 घंटे के। तापमान याद रखना है आपको कि चिलिंग तापमान कितना रहना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अपना सेकंड, अपन ने पहली यांत्रिक विधि से देख लिया, अपन सेकंड देखते हैं रासायनिक विधि से। तो पहली अपनी इसमें आती है KNO3, 1 से 3% घोल के साथ अपन उसका उपचार कर सकते हैं। थायोयूरिया, आलू में इसका उपचार कर सकते हैं। H2SO4, 1% घोल के साथ कपास के छोटे रेशों को अलग करने में, जिसको अपन फज बोलते हैं। कपास के छोटे रेशों को अलग करना क्या कहलाता है, फज कहलाता है। ठीक है, और इसमें फज जो होता है कपास के छोटे रेशे उनको अलग करने के लिए H2SO4 1% का प्रयोग करके अपन कर सकते हैं।
अब इसमें अपन देखते हैं, ऐसे ही पॉइंट है नेक्स्ट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक क्या होती है? पुष्कर नाथ ने 1967 में देश के उत्तरी मैदानी भागों में वायरस रोग मुक्त आलू बीज उत्पादन हेतु विकसित की। तो देखिए क्या था सीड प्लॉट टेक्निक, क्या होता है कि जो पुष्कर नाथ जी थे उनने 1967 में देश के उत्तरी मैदानी भागों में वायरस रोग मुक्त आलू, मतलब बीजों में वायरस, आलू के जो बीज थे उनमें वायरस रोग मुक्त थे, वो मतलब उनमें रोग नहीं था, ऐसी उनने उत्पादन किया, विकसित किया उनने, जिसको अपन सीड प्लॉट टेक्निक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अब इसमें क्या है। न्यूनतम पृथक्करण दूरी मीटर में। अब आप कहेंगे कि पृथक्करण दूरी क्या होती है? तो देखिए पृथक्करण दूरी क्या होती है कि जो अपने बीज होते हैं, बीजों जो एक ही प्रजाति के जो बीज होते हैं वो मतलब एक ही जगह पर नहीं होने चाहिए, दूर होने चाहिए। कितने डिस्टेंस होनी चाहिए उनमें, खेतों से खेतों की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक तो फसल है इसमें, दूसरा आधार बीज, तीसरी प्रमाणित बीज। अब इनमें दूरी कितनी रहनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए मीटर में, मीटर में बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए गेहूं, जौ, धान, जई और जितनी भी स्वयं परागित फसलें हैं, देखिए दोबारा देख लीजिए आप फसल कौन कौन सी हैं, गेहूं, जौ, धान, जई और सारी स्वयं परागित फसलें। इनकी आधार बीज की दूरी होनी चाहिए 3 मीटर और प्रमाणित बीज की भी 3 मीटर। समझ रहे हो क्या है कि एक खेत में अगर मान लो ये प्रजाति लग रही है तो 3 मीटर की दूरी पर जो खेत होगा उसमें आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रमाणित बीज है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, मक्का और ज्वार संकुल, जो संकुल ज्वार होती है वो और मक्का, इनकी आधार बीज की दूरी होती है 400 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी होती है 200 मीटर। मैंने आपको पृथक्करण दूरी तो बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा। 400 मीटर और 200 मीटर, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको वैसे पृथक्करण दूरी क्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपन अब, संकर ज्वार की आधार बीज की दूरी होती है 200 और प्रमाणित बीज की होती है दूरी 100। बाजरा संकर की 1000 मीटर तो आधार बीज की और 200 मीटर प्रमाणित बीज की। फिफ्थ आता है अपना बाजरा सामान्य। देखिए संकर बाजरा था वो जो सामान्य बाजरा है, तो इसकी आधार बीज की दूरी होती है अपनी 400 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी होती है अपनी 200 मीटर। अब बात करते हैं अपन सरसों की। तो सरसों की आधार बीज की दूरी होती है 400 और प्रमाणित बीज की दूरी होती है 200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। 7वां पॉइंट आता है अपना मिर्ची, भिंडी, बैगन। मिर्ची, भिंडी और बैगन, इनकी आधार बीज की दूरी कितनी होती है? 400 मीटर। मतलब अगर इस खेत में आधार बीज लगा है तो 400 मीटर दूर दूसरे खेत में आप आधार बीज लगाइए मिर्ची, भिंडी, बैगन का, ये कहने का मतलब है। प्रमाणित बीज की दूरी होती है 200। अब बात करते हैं मूंगफली और सोयाबीन की। तो इनकी होती है आधार बीज की 3, प्रमाणित बीज की 3। कपास, संकर व लोबिया, कपास, संकर व लोबिया, इनकी होती है 50 मीटर आधार बीज की, 30 मीटर प्रमाणित बीज की। अब देखते हैं उड़द मूंग की। उड़द मूंग की बात करते हैं तो 20 मीटर क्या होती है आपकी आधार बीज की दूरी होती है और 10 मीटर आपकी प्रमाणित बीज की दूरी होती है। और देखते हैं अपन इसमें चना। चना के लिए अपनी दूरी होती है आधार बीज की 10, प्रमाणित बीज की 5 मीटर। अब बात करते हैं अपन टमाटर, चवला, ग्वार, मेथी। 4 फसलें ली हैं अपन ने, टमाटर, चवला, ग्वार, मेथी। इनकी आधार बीज की दूरी होती है 50 और प्रमाणित बीज की दूरी होती है 25 मीटर। प्याज की बात करते हैं। प्याज के लिए जो डिस्टेंस होती है, पृथक्करण दूरी होती है, वो होती है आपकी 1000 मीटर। दोनों ही 1000 मीटर होती हैं, 1000 मीटर होती हैं दोनों ही। अपनी आधार बीज और प्रमाणित बीज दोनों 1000 मीटर की दूरी होती है। कुकुर बीट्स की जितनी भी फसलें होती हैं उनके लिए 1000 मीटर होता है आधार बीज की दूरी और 500 मीटर होती है अपनी प्रमाणित बीज की दूरी। मूली शलजम की बात करते हैं अपन, तो इसके लिए आधार बीज की दूरी होती है 1600 मीटर और
प्रमाणित बीज की दूरी होती है 1000 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पृथक्करण दूरी क्या होती है और कितनी रखनी चाहिए। अब अपन करेंगे बीज उपचार रसायन। जो बीजों का उपचार होता है उनके लिए कौन कौन से रसायनों का उपयोग करते हैं, ये बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे बीज उपचार रसायन। तो देखिए, जो बीज उपचार के लिए प्रयुक्त रसायन है वो कवकनाशी, कीटनाशी अथवा कवकनाशी कीटनाशी संयोजन होते हैं। देखिए, प्रयुक्त रसायन कौन कौन से होते हैं, एक तो कवकनाशी, दूसरा कीटनाशी, तीसरा कवकनाशी कीटनाशी। तो पहला अपन देखते हैं इसमें कवकनाशी। तो जो कवकनाशी होता है वो ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक एवं पारदीय अपारदीय हो सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब उसका क्या है, जो कवकनाशी होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक और पारदीय अथवा अपारदीय। तो पहला अपन देखेंगे कार्बनिक पारदीय रसायन कौन कौन से होते हैं या कैसा प्रयोग होता है इनका। ये प्राय छोटे बीज काय काय के होते हैं। देखिए, अलसी, कुसुम, कपास आदि इनके ही होते हैं छोटे बीज। इनके लिए अपन कार्बनिक पारदीय रसायनों का प्रयोग करते हैं। अगर अपन से पूछा जाता है कि कार्बनिक पारदीय रसायनों का प्रयोग किस फसल के लिए किया जाता है, ऑप्शन में आपको अगर अलसी, कुसुम, कपास दिखे तो यही लगाना है आपको। ठीक है, और ये आपको साधारण किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसमें और क्या है। इन रसायनों से उपचारित बीजों को अधिक समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता, अतः इन रसायनों से उपचार बुवाई से एक हेतु माह पूर्व ही करें। मतलब क्या होता है, देखिए कि इनसे जो रसायन है, कार्बनिक पारदीय अपने रसायन हैं, उनसे अपन बीजों को ज़्यादा समय तक भंडारित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अपन को उपचार करना है वो बुवाई से 1 माह पूर्व कर लें। ठीक है, चलिए सेकंड अपना आता है इसमें अकार्बनीय पारदीय रसायन। अकार्बनिक पारदीय कवकनाशों में प्राय मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए, अकार्बनिक पारदीय कवकनाशी कौन कौन से होते हैं अपने, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कार्बनिक रसायनों की अपेक्षा कम हानिकारक होते हैं। क्या, देखिए अकार्बनिक रसायन जो होते हैं अपने, मैंने बताया आपको, वो कार्बनिक रसायनों से कम हानिकारक होते हैं। अब थर्ड अपना आता है कार्बनिक अपारदीय रसायन। अपारदीय कार्बनिक कवकनाशी जैसे कैप्टान तथा थायराम अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। आपने भी नाम सुना होगा इनका, कैप्टान, थायराम, जायराम। ठीक है, तो ये अपने अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं अपारदीय कार्बनिक कवकनाशी में। ये प्राय बीजों को क्षति नहीं पहुंचाते, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बीजों को क्षति बिल्कुल नहीं पहुंचाते हैं। और अगर इनसे आपने बीज उपचारित कर दिया तो इनको आप लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने ज़्यादातर फसल में अपन कैप्टन या थायराम का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक तो बीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरा इनसे जो बीज हैं वो लंबे समय तक भंडारित अपन कर सकते हैं। तो याद रखना, कैप्टन तथा थायराम काय में आते हैं, कार्बनिक अपारदीय रसायन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब फोर्थ इसमें आता है अपना अकार्बनिक पारदीय रसायन। बोथ अकार्बनिक, ये अकार्बनिक अपारदीय रसायन। इस वर्ग में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों में कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्रेस ऑक्साइड आते हैं। कौन कौन से, देखिए 3 आते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्रेस ऑक्साइड। कौन से में आते हैं, अकार्बनिक अपारदीय रसायन में आते हैं। क्यूप्रियस ऑक्साइड कुछ फसलों के बीजों जैसे प्याज, सलाद तथा सरसों कुल की फसलों की हानिकारक होते हैं। देखिए, इसने बता भी दिया है अपन को कि जो क्यूप्रियस ऑक्साइड, मैं आपको बताता हूँ कि जो क्यूप्रियस ऑक्साइड होता है वो कुछ फसल होती हैं अपनी, जैसे प्याज, सलाद, सरसों कुल, इनके लिए हानिकारक होता है। इनमें आप क्यूप्रियस ऑक्साइड का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा है। ठीक है, चलिए पहला अपन ने देख लिया। देखो, पहला मैंने आपको बताया कवकनाशी, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कीटनाशी। कीटनाशी क्या होता है, जो कीटनाशी का प्रयोग होता है वो कवकनाशी के बाद किया जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आप याद रखना कि जो कीटनाशी का प्रयोग है वो हमेशा कवकनाशी के बाद करो तो अच्छा है। अब दोनों का संयोजन, कवकनाशी और कीटनाशी दोनों का जो संयोजन होता है उसके बारे में अपन देखते हैं।
कीटनाशी जैसे, अब कीटनाशी जैसे हेप्टाक्लोरलिंडेन तथा एल्ड्रिन, ये भी आपने सुना होगा, हेप्टाक्लोरलिंडेन तथा एल्ड्रिन इत्यादि उपचारित बीजों को बीज विगलन के प्रति प्रभावशाली बना देते हैं। देखो तो ये जो बीज, इनसे उपचारित अगर अपन बीज को कर रहे हैं तो ये बीज विगलन के प्रति जो है वो प्रभावशाली बना देते हैं, किसको, बीजों को। इसलिए ऐसे कीटनाशियों के साथ किसी रक्षक कवकनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अपन को क्या बोल रहा है वो, कि कुछ जो रक्षक कवकनाशी हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो कुछ कीटनाशी जैसे एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, मिथॉक्सीक्लोर व क्लोरडेन आदि अकेले प्रयोग करने पर बीज भ्रूण को क्षति पहुंचाते हैं। देखिए अब उसने बताया अपन को कि रक्षक कवकनाशी यूज करने चाहिए साथ में। अब अपने कुछ ऐसे कीटनाशी भी होते हैं, जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं, पहले नाम पढ़ते हैं अपन। एल्ड्रिन है, डाईएल्ड्रिन है, हेप्टाक्लोर है, मिथॉक्सीक्लोर है, क्लार्डेन है। इनका अगर अपन अकेला प्रयोग करेंगे ना तो ये बीज भ्रूण को क्षति पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, लेकिन किसी कवकनाशी के साथ या उसके बाद प्रयोग करने पर बहुत कम क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन कवकनाशी संयोजन हानिकारक होते हैं। देखिए क्या होता है कि इनका अगर अकेले प्रयोग करेंगे ना अपन तो ये बीज भ्रूण को हानि पहुंचाएंगे, लेकिन अगर इनके कवकनाशी के साथ अगर अपन उपयोग करेंगे ना तो ये बीजों को बहुत कम हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। अब अपन देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में अपना आता है सबसे पहला बीज नियम, सीड एक्ट। संसद में 29/12/1966 में बिल पास हुआ। देखिए बीज नियम का बिल कब पास हुआ, 29 दिसंबर 1966 में, और 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1969 में बीज नियम लागू हो गया था। याद रखना कब हुआ था, बिल पास हुआ था 1966 में और लागू हुआ था 1969 में। ठीक है, अब देखते हैं बीज उत्पादन एजेंसी, सीड प्रोडक्शन एजेंसी कौन कौन सी हैं। सबसे पहली आती है अपनी राष्ट्रीय बीज निगम NSC, ये तो आपने सबने सुनी होगी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। यह संस्था 1963 में पंजीकृत हुई। कब पंजीकृत हुई थी ये, 1963 में, राष्ट्रीय बीज निगम। इसके द्वारा विभिन्न फसलों के आधार बीजों का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। देखिए जो आधार बीज का उत्पादन और वितरण हो रहा था, मैंने आपको ऊपर बताया था NSC के बारे में, तो वो यही थी राष्ट्रीय बीज निगम, जिसके द्वारा आधार बीजों का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। दूसरी अपनी आती है SSC, राज्य बीज निगम, स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राज्यों के अंदर प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना किसके द्वारा किया जाता है, SSC के द्वारा किया जाता है। इसका अन्य कार्य क्या होता है, NSC के कार्यभार को कम करना। अब सारा काम NSC थोड़ी करेगी, राज्य बीज निगम क्या काम करता है, NSC के कार्यभार को कम करने का। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 1987 में खुली थी। कब, 1987 में। कौन सी, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। बीज नियंत्रक आदेश, सीड कंट्रोल ऑर्डर कब आया था, 1983 में आया था, याद रखना। नेशनल सीड पॉलिसी ये कब आई थी, 2002 में आई थी नेशनल सीड पॉलिसी। न्यू सीड पॉलिसी कब आई थी, ये नेशनल सीड है, जो पहले न्यू सीड पॉलिसी आई थी वो आई थी आपकी 1988 में, जो पहले आ चुकी थी, उसके बाद जो आई थी 1988 में आई थी। अब बात करते हैं अपन एग मार्क की। एग मार्क क्या होता है, ये आपने बहुत सुना हुआ नाम है एग मार्क। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मार्क प्रदान किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो कृषि उत्पाद अपने आते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, अच्छी है नहीं है, उसके लिए जो राष्ट्रीय मार्क प्रदान किया जाता है उसको अपन एग मार्क कहते हैं, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। याद रखना 1937 में हुई थी। कंट्रोल लैब एग मार्क की, जो कंट्रोल लैब एग मार्क की वो कहाँ पर है आपकी, नागपुर, महाराष्ट्र। याद रखना कंट्रोल लैब कहाँ पर है एग मार्क की, नागपुर में है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, PPV एंड FR, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट, जिसको अपन बोलते हैं। ये एक्ट आया अपना 2001 में आया था। बिल पास कब हुआ था, 2001 में। अथॉरिटी इसको कब मिली थी, 2005 में इसको
अथॉरिटी मिल चुकी थी, लागू हो चुका था ये। ठीक है, तो ये अपना बीच का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को प्लीज़ बताएं, और आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को, और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी आगे, मेरे को भी आगे के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनको भी जानकारी मिलेगी। और लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।